चेतमा क्षेत्र पुलिस थाना की जो उपाध्यक्ष होती हैं वो होती हैं चेतना वर्मा। वो अपनी टीम के साथ यहाँ इस डैम के पास आती हैं और आसपास सर्च करती हैं। इंसानी जिस्म के टुकड़े डले हुए थे और इन टुकड़ों को देखकर समझ में आ ही रहा था कि ये किसी लड़के की, आदमी की डेड बॉडी के टुकड़े हैं। उन टुकड़ों को देखते हैं, आसपास तलाशी लेते हैं, लेकिन दूर दूर तक इसके बारे में कुछ भी अता पता नहीं था। इसके बाद इनके पास एक बैग डला हुआ था। उस बैग को देखते हैं तो इनके कुछ कागज़, फाइलें, कुछ कपड़े बपड़े थे, वो सब देखते हैं। इन टुकड़ों को ले आते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है और इसके बाद फिर उसी बैग को अच्छे से खंगाला जाता है। तब इसमें से एक आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज और एक एयर टिकट मिलती है जो सऊदी अरब से दिल्ली की होती है और ये होती है 2 जुलाई 2024 की। इसके बाद फिर इनके जो आधार कार्ड के नंबर से इनको पता करा जाता है तो ये रांची के रहने वाले होते हैं। रांची में इनके परिवार को बुलाया जाता है और पूछा जाता है तो इस जो मरने वाला व्यक्ति है, इनके पास से जो आधार कार्ड मिला था उसके अनुसार इस इंसान का नाम वसीम होता है। वसीम के बड़े भाई आते हैं और वो बताते हैं कि मेरा भाई तो सऊदी अरब में नौकरी करने के लिए गया था, वो यहाँ कहाँ से आ सकता है और यहाँ आने के बारे में, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है और ये क्लियर भी नहीं है कि ये हमारा भाई है। फिर डीएनए वगैरह मैच करवा के ये फाइनल करा जाता है कि ये उनका भाई है। उनके भाई से, उनके परिवार के सदस्यों से और इस डेड बॉडी के जो भी टुकड़े मिले हुए थे उससे और इनके पास जो पासपोर्ट सऊदी अरब का था उससे, इन सब चीज़ों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अंदाज़ा लगाया पुलिस ने कि शायद ये इनका भाई हो सकता है या फिर आगे और छानबीन करेंगे कि वो ही है या किसी ने चुरा के इनका बैग गुमराह करने के लिए डाल दिया गया है। ये सब हो ही रहा था कि फिर इसके बाद इनकी कॉल डिटेल्स और सोशल मीडिया अकाउंट खंगाली जाती है, जहां से एक लड़की जो होती है आसमा, उसके साथ ये संपर्क में थे। इसके बाद सऊदी अरब पुलिस जाती है और इनके दोस्त इनकी जॉब करने और यहाँ सब जगह पूछताछ करती है। तब वो बताते हैं कि हाँ, एक आसमा नाम की लड़की से वो बातचीत करते थे, सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में थे। तब जाके आसमा की डिटेल निकाली जाती है, शायद ये उनसे ही मिलने यहाँ आए होंगे। और वहीं छत्तीसगढ़ के आसपास जहाँ ये डेड बॉडी मिलती है, जैसे तैसे करके आसमा के घर तक पुलिस पहुँच जाती है। वहाँ उनके माता पिता मिलते हैं और कहते हैं हाँ, ये मेरी बेटी आसमा है, लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहती है। वो बात नहीं मानती, मनमानी करती है, चाल चलन की थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसीलिए हमने उसको घर से निकाल दिया है। अब वो कहाँ है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तब पुलिस आसमा के और नंबर वगैरह को चेक करती है, जानकारी निकालती है तो आसमा का एक बॉयफ्रेंड था। आसमा अपने बॉयफ्रेंड के साथ, राजा खान नाम का एक बॉयफ्रेंड है उसका, उसके साथ वह छत्तीसगढ़ के एक दूसरे छोटे से क्षेत्र में रह रही थी। जब पुलिस उनके पास जाती है तो वो भागने की कोशिश करते हैं और वहाँ वो धर लिए जाते हैं। पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि इस लड़के को तुमने क्यों मारा। पहले तो वो आनाकानी करते हैं, लेकिन पुलिस फिर बताती है कि सोशल मीडिया के माध्यम से तुम्हारी जान पहचान कर ली गई है कि तुम ही लगातार उसके संपर्क में थी। अब तुम सीधे सीधे ये बताओ कि तुमने इस लड़के को कब से जानती हो, कैसे दोस्ती हुई है और इसको क्यों मारा है। ये लड़की देखने में बहुत सुंदर थी। तब वो बताती है कि आज से 4 साल पहले मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी, कहीं बाहर से राउरकेला से रांची के लिए आ रही थी। तभी मेरी सामने वाली सीट पर ये लड़का भी बैठा हुआ था। इस लड़का मुझे बार बार घूरता जा रहा था, जबकि मेरे से 10-12 साल उम्र में बड़ा था और ये मेरी खूबसूरती पर लट्टू हो गया। आंखों ही आंखों में ये मुझसे इशारा करने, मेरा मेरे से कांटेक्ट करने के लिए नंबर वगैरह मांगने लगा। तभी मैंने 2021 की ये बात है, जब वो ट्रेन में गुजर रहे थे और पहली मुलाकात
आसमा और वसीम की ट्रेन के सफ़र में हुई थी। तब वसीम ने उससे कांटेक्ट नंबर मांगा। आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे और तुम हमारे हो गए। आसमा को भी लगा कि चलो दे देते हैं नंबर, दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि आसमा सुंदर भी थी और एक मॉडल मिजाज की लड़की थी। उसको अपने शौक़ पूरे करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती थी और अपनी खूबसूरती का जाला फेंक कर वो ऐसे लड़कों को फंसाकर उनसे पैसे वगैरह लेती रहती थी और अपने शौक़ पूरे करती रहती थी। तो इस लड़के को भी वो अपना इंस्टाग्राम आईडी दे देती है और फिर इंस्टाग्राम में एक दूसरे के साथ इनकी दोस्ती होती है और वीडियो कॉल वगैरह शुरू होती है, बातचीत इनकी शुरू हो जाती है। लड़का अपने घर रांची चला जाता है और इससे 1-2 साल बीत जाते हैं। इसके बाद लड़का पैसे कमाने के लिए सऊदी अरब चला जाता है, वहाँ वह अच्छे खासे पैसे कमाता है। जब भी आसमा को इस पैसों की ज़रूरत होती थी, वह इसके खाते में पैसे भेज दिया करता था। आसमा भी अपने इन पैसों को अपनी मनमर्जी से खर्च करती थी। उसका बॉयफ्रेंड जब राजा खान पूछता था कि तुम अपने लिए इतने पैसे कहाँ से जुटाती हो, तब उसने वसीम के बारे में राजा खान को बताया। राजा खान जो कि एक कसाई फैमिली से बिलोंग करता था, मुर्गी मंदी मटन चिकन कटना ये सब उसके लिए आम बात थी, खून बहाना टुकड़े करना ये सब आम बात थी। तब राजा खान के मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना हम इस लड़के को यहाँ मिलने के लिए बुलाएं और फिर इसके पास जो भी पैसा हो हम इसको डरा धमका कर पूरा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें। लड़की को भी ये बात जम जाती है और फिर इसी तरह से दोनों एक दूसरे के साथ वीडियो पे बात कर रहे थे। तभी वसीम कहता है कि तुम ऐसे तो बहुत खूबसूरत हो, क्या तुम अपनी खूबसूरती का नज़ारा मुझे और नहीं दिखा सकती? तब लड़की कहती है क्यों नहीं, और वह अपने कपड़े खोल देती है और ऐसी ही वीडियो कॉल पे आ जाती है। तो उसकी खूबसूरती देखकर वसीम जो होता है पागला जाता है। तब लड़की कहती है दूर से क्या खूबसूरती का लुक लेते हो, नज़ारा लेते हो, कभी मिलने भी आओ। वसीम कहता है मिलने में क्या बड़ी बात है, तुम जब कहो मैं तब आ जाऊंगा मिलने। तब इस लड़की से मिलने के लिए, इसके शरीर को देखने के लिए, इसके साथ कृत्य करने के लिए इतना बेचैन हो जाता है कि लड़की के बुलाने पर यह एयर टिकट बुक करता है 2 जुलाई 2024 में और फिर वहां से दिल्ली आता है और फिर 2 ही जुलाई को ट्रेन में बैठ के छत्तीसगढ़ के लिए यह निकल जाता है। यहाँ आता है एक बड़ी सी बोलेरो कार में। ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है, उसको बैठाती है और घर ले जाती है। घर ले जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, बातचीत करते हैं और फिर एक बड़ा सा छुरा लेकर उसकी गर्दन पर रख देता है राजा खान और कहता है तुम्हारे पास बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। लड़का समझ जाता है कि अभी अगले पल में क्या होने वाला है। वहाँ से मदद के लिए वह चीखने ही वाला होता है, 1-2 चीख ही निकालता है कि राजा खान उसके गर्दन पे छुरा फेर देता है और फिर ये उस शरीर के टुकड़े कर करके अलग अलग थैलियों में भर देते हैं। मार के अलग थैलियों में उसके कम से कम 17-18 टुकड़े उसकी बॉडी के करते हैं और थैलियों में भर लेते हैं। इसका जो सामान होता है बैग वो भी सब साथ में लेकर उस डैम में फेंकने का प्लान बनाते हैं। तभी ये अपनी स्कूटी में बैठते हैं, वो इंसानी जिस्म के टुकड़े रखते हैं और फिर उस डैम के ऊपर चले जाते हैं। फेंकने ही वाले होते हैं कि वहाँ से पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ी आ जाती है। पेट्रोलिंग पुलिस जो कि इधर उधर घूमती रहती है कि कहीं कोई दुर्घटना या कोई लड़ाई झगड़े ये सब हमने भी देखी है, शहरों में गांव में घूमती रहती है पुलिस थोड़ी सी रेख देख के लिए। तो ये दोनों डर जाते हैं, बुरी तरह से घबरा जाते हैं। हालांकि पुलिस ने इनको देखा नहीं था और रोका टोका भी नहीं था, वो तो वहाँ से निकल के चले गए, लेकिन डर के मारे इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और ये टुकड़े आधे अधूरे कुछ 1-2 गिर जाते हैं, 1-2 फेंक देते हैं, बाकी के बटोर के जल्दी से स्कूटी में रख के वापस घर आ जाते हैं और फिर उन टुकड़ों को फ्रिज में सजा के रख देते हैं। अब इनको जब भी मौका मिलता है तो थोड़े थोड़े से टुकड़े ले जा के उस डैम में इनको फेंकने होते हैं। इसके बाद ये दोबारा तिबारा कोशिश करते हैं और वहाँ फेंकने की बजाय ये इधर उधर टुकड़े इसके गिर जाते हैं और फिर बदबू आना शुरू हो जाती है। फिर लोगों को बदबू आती है तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और फिर पुलिस आती है और इन दोनों को ये दोनों समझ जाते हैं कि अब इतना कांड हो गया। हालांकि इन्होंने जो अंजाम दिया था उससे इनको ये तो नहीं लग रहा था कि कभी
हम ऐसे पकड़े जाएंगे। लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ से भाग के उड़ीसा चले गए थे और फिर लास्ट लोकेशन मोबाइल से तो ये बातचीत कर ही रहे थे, क्योंकि ये निश्चिंत थे कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, इसलिए मोबाइल भी इनने ऑन रखा हुआ था। तो मोबाइल की लोकेशन से उड़ीसा से ये धर लिए जाते हैं। फिर पूछताछ में, रिमाइंड में ये सब कुछ उगल देते हैं। तो बात वही आती है कि आप बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये सब प्यार मोहब्बत, ये दोस्ती, ये सब थोड़े से समय के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ फील्ड में आप जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, तो आप अपनी बुद्धि को थोड़ा सा इन चक्करों से दूर रखकर अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ये सब कुछ एक बार आप अपने जीवन में कामयाब हो गए, चाहे आप गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, आप बिजनेसमैन हैं, शादीशुदा हैं, गृहस्थी वाले हैं, एजेड हैं, आप किसी भी एज के हैं, इन सब लफड़ों से दूर रहकर खुशनुमा जीवन, आज़ाद शांति का जीवन जीने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये सब तो पानी के बुदबुदे की तरह छलावे हैं और कुछ नहीं है। आपकी ज़िंदगी को टेंशन, नफ़रत और क्राइम से भरने के लिए ही ये आपकी लाइफ में आते हैं। आपको एक अच्छे सी नज़ारे सपने दिखाते हैं और फिर आपका सब कुछ तबाह करके चले जाते हैं। तो बच के रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।